अपना डायरेक्ट मेथड कैश फ्लो स्टेटमेंट हो चुका। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो जब भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कुछ दे उससे हमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली पैसा आया तो प्लस होगा और पैसा गया तो माइनस करना है। ठीक है, बस क्लासिफाई कर देना ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग के अंदर में। इज इट क्लियर? हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर दिया हुआ है, तो वो इसलिए दिया हुआ रहता है सो दैट वी कैन फाइंड आउट कि ड्यूरिंग द ईयर आपको डेटर से कितना पैसा मिला एंड ड्यूरिंग द ईयर आपने क्रेडिटर को कितना पेमेंट किया है, बस वो फाइंड आउट करने के लिए वो डेटा दिया हुआ रहता है। इज इट क्लियर? क्रेडिटर को टोटल कितना पे किया कैसे निकाल सकते हैं? ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर प्लस क्रेडिट परचेजेस, इतना टोटल ड्यू होना चाहिए और अब कितना बाकी है माइनस क्लोजिंग, तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना पे किया। सिमिलरली गोज फॉर डेटर, ओपनिंग डेटर कितना था, ड्यूरिंग द ईयर कितना क्रेडिट सेल्स किया उसमें ऐड कर दो, तो वो टोटल डेटर्स होता है। उसमें से अभी जितना बच गया वो माइनस कर दो, तो बाकी पैसा क्या हो गया, हमें रिसीव हो चुका होगा। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? थोड़ा सा कुछ चीजें ध्यान रखना। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम एडवांसेस टू सप्लायर, सप्लायर को एडवांस देना इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो उससे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आप उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं दिखाओगे। क्लियर है? आई बात समझ में? तो ऑलरेडी वी हैव कवर्ड रिसेंट एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था 7 मार्क का, बहुत इजी था, ऑलमोस्ट लैंग्वेज आपके स्टडी मेट से छप गई, तो वो क्वेश्चन था कुछ भी डिफरेंट, नथिंग न्यू, बल्कि इजी कर दिया उन्होंने। स्टडी मेट में जो क्वेश्चन था उसमें तो डेटर का भी बैलेंस हमें निकालना पड़ा था कितना रिसीव हुआ, और क्रेडिटर का भी निकालना पड़ा था, बट जो एग्जाम में क्वेश्चन है उसमें डेटर का तो साफ साफ दिया हुआ था, हमें सिर्फ क्रेडिटर को कितना पे किया वो निकालना पड़ा, बाकी कुछ भी नया नहीं था। आई बात समझ में? तो थोरोली फिर से बोल रहा हूँ, हर क्लास में बोल रहा हूँ, स्टडी मैट रिवाइज करना अच्छे से, स्टडी मैट रिवाइज करना अच्छे से। स्टडी मैट अच्छे से हो गया, सब कुछ हो जाएगा। आई बात समझे? उसके बाहर दुनिया नहीं है, उसके बाहर सिर्फ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ऐसे खुद के कॉन्फिडेंस के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए। अब देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक तरीका हमने सीख लिया, डायरेक्ट मेथड। नाउ द अदर तरीका, इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में होता क्या है, ऑलरेडी मैंने आपको नोट शेयर किए हैं और लिख के रखा है, तो आप अच्छे से समझिए कि इनडायरेक्ट मेथड होता क्या है। इनडायरेक्ट मेथड सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग, तीन एक्टिविटीज है हमारे पास। यदि हम कैश एक्टिविटीज की बात करें तो तीन एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, ये तीन एक्टिविटी है, राइट? हमें इनसे कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि इसके लिए कोई इनडायरेक्ट मेथड होता ही नहीं है। जैसा चीज हमने डायरेक्ट मेथड में सीखा था वही सेम चीज एप्लीकेबल रहेगा इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के लिए, वही सिर्फ नॉर्मल प्लस माइनस करते रहना है। बट ऑपरेटिंग के लिए चीजें बदल जाती है। अब क्यों चीजें बदल जाती है इसका लॉजिक समझना। डायरेक्ट मेथड के ज्यादातर क्वेश्चन में या तो हमारे पास कैश बुक था या फिर ट्रांजेक्शन्स थे, राइट? इधर वी हैड कैश बुक और वी हैड ट्रांजेक्शन्स, राइट? तो वहां पे डायरेक्ट मेथड इजीली एप्लीकेबल हो जाता है। बट जब क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस बना के दे, क्वेश्चन आपको बैलेंस शीट दे, दो टी शेप में तो होगा नहीं, शेड्यूल 3 में ही होगा, राइट? वर्टिकल फॉर्मेट होगा। तो जब आपको क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट बना के देता है तब हमारा कॉम्प्लिकेशन है। क्यों कॉम्प्लिकेशन है समझना। बैलेंस शीट में, चलो मैं वर्टिकल बना दूं, ये मेरा बैलेंस शीट है, इधर आप शेयर होल्डर फंड लिखते हो, राइट? शेयर होल्डर फंड के अंदर में पहला क्या आता है, शेयर कैपिटल, और दूसरा रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस का आप नोट्स टू अकाउंट बनाते थे जहां पे बहुत सारे रिजर्व्स होते थे, जिसमें कॉमनली बात करूं तो जनरल रिजर्व एंड पीएनएल, ये दो रिजर्व होते थे। अब ये जो पीएनएल का बैलेंस यहां आता था, मतलब नोट्स टू अकाउंट्स में जो पीएनएल का बैलेंस आप लिखते थे वो क्या होता था, आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स, आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट, जो बिजनेस में पैसा बच गया है इन माई पीएनएल, उसी का बैलेंस तो आप बैलेंस शीट में लिखते हो ना, राइट? यानी इसी प्रॉफिट को हम बोलते हैं क्या पता है, रिटेन्ड अर्निंग्स। दिस इज माई रिटेन्ड अर्निंग्स जो हमने बिजनेस में रख रखा है। यानी
नेट प्रॉफिट निकालने के बाद, गवर्नमेंट को टैक्स दे देने के बाद, रिटेन अर्निंग क्या होता है? वो प्रॉफिट जो आपने बिजनेस में रख रखा है। अब कौन सा प्रॉफिट? पहले हम बिजनेस का नेट प्रॉफिट निकालते हैं, राइट? अब उस नेट प्रॉफिट पे आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हो, आप अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड भी बांटते हो, राइट? फिर कुछ पैसा फ्यूचर अनसर्टिनिटीज के लिए रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हो। फिर जो पैसा बच गया पीएनएल अकाउंट में, उसको हम रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। आई बात समझ में? रिटेन्ड अर्निंग समझ में आया नहीं आया? तो रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या होता है? आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जो पैसा पीएनएल अकाउंट में बैलेंस शीट में दिख रहा है, उसी को हम रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड में प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास डायरेक्ट डेटा नहीं है। जैसे डायरेक्ट मेथड में क्या हो रहा था, डायरेक्टली पता था कैश सेल्स कितना हुआ, डेटर से कितना मिला, क्रेडिटर को कितना पे किया, बाकी एक्सपेंसेस ईच एंड एवरीथिंग। बट द प्रॉब्लम इज दैट जब क्वेश्चन आपको या तो बैलेंस शीट देगा या स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल देगा, तब क्या करोगे? इफ क्वेश्चन बैलेंस शीट दे रहा है, मतलब वो पीएनएल का रिटेन्ड अर्निंग वैल्यू दे रहा है, तो मुझे सबसे पहला जो एक्टिविटी सॉल्व करना होता है वो होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो समझना प्रॉब्लम क्या क्या आती है, हम रिटेन्ड अर्निंग तक पहुंचते कैसे। एकदम बेसिक्स जैसे करते आए हैं वैसे ही करते हैं। रिटेन्ड अर्निंग तक अब आप कैसे पहुंचते हो? आपने स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाया होगा। टी शेप की बात करूं तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट, फिर पीएनएल अकाउंट बनाते हो, और फिर अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो। चलो मैं टी शेप से समझाता हूं। ठीक है, टी शेप में हम लोग सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, दो कंपनीज के केस में ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता, ट्रेडिंग एंड पीएनएल के लिए एक ही चीज बनेगा, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बट लॉजिक समझते हैं कि क्यों इनडायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये सारा कहानी हमें करना होता है। तो जब आप देखो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो आप क्या लिखते थे? यहां ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस, direct expenses, net sales, closing stock। तो अपने को क्या मिल जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट। फिर इस ग्रॉस प्रॉफिट में लॉजिकली हम क्या करते हैं? अदर ऑपरेटिंग इनकम्स को ऐड करते, अदर ऑपरेटिंग इनकम्स को ऐड करते। ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस का डे टू डे एक्टिविटी से जो आप कमाते हो, जैसे सेल ऑफ गुड्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो अदर मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। सेल ऑफ सर्विसेज इज माय ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सिमिलरली discount received and commission received is my other operating income। ये बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटी का ही पार्ट होता है। फिर आप इधर एक्सपेंसेस माइनस करते हो टू ऑपरेटिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बाय ऑपरेटिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बिकॉज जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में कंसिडर कर लिया था, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बचा जो अपना पीएनएल में आ गया। इससे मेरा निकलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और सर्टेन एग्जांपल्स में लिखता हूं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, जैसे कि डेप्रिसिएशन, सैलरी, प्रोविजन फॉर बैड डेट, रेंट, एक्सेट्रा। ये कहानी होता है। बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंसेस माइनस कर दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा? बिजनेस का डे टू डे प्रॉफिट आ गया। इसके बाद में इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आप क्या करते हो? अभी तक तो हमने सिर्फ बिजनेस के ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शंस को देखा है, लेकिन बिजनेस में सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं होता, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी होते हैं, राइट? तो जब इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बाय
नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स में ऐड कर दूं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स बोले तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है, लॉटरी इनकम, ये सब मेरे लिए क्या है, नॉन ऑपरेटिंग, जो बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटी में हम नहीं करते। इज इट क्लियर? रेंट रिसीव्ड, ये सब नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है। तो मैं अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स ऐड करता हूं। फिर इफ नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है तो हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, लॉस बाय फायर, ठीक है, ये सब नॉन ऑपरेटिंग है, जो बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटी पे डिपेंडेंट नहीं है। तब जाके मेरा बिजनेस का क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट क्या है, बिफोर टैक्स। तब जाके हमारा आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, राइट। अब ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डायरेक्ट बैलेंस शीट में नहीं जाता, इसमें तो हमें टैक्स भी देना है, लेकिन टैक्स तो नेक्स्ट ईयर में दोगे। तो जो टैक्स नेक्स्ट ईयर में देंगे उसके लिए हम करंट ईयर में क्या बनाते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स, राइट। इसी प्रॉफिट के ऊपर आप क्या बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब जो आपने प्रॉफिट कमाया है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या है, accumulated profit of प्रीवियस ईयर। अरे पिछला साल भी पीएनएल में कुछ बैलेंस रह गया होगा आफ्टर अप्रोप्रिएशन। फिर हम क्या करते हैं, बाय नेट प्रॉफिट। अब ये टोटल पैसा क्या बैलेंस शीट में जाता है क्या, ये तो हमारा कमाई है। अब इसमें से हम क्या करते हैं, चलो आप इसको एक बार दिमाग में मत रखो वरना कंफ्यूज जाओगे, हम डायरेक्ट जो फ्लो में चल रहे थे उसी से समझते हैं। अब हमारा नेट प्रॉफिट है करंट ईयर का, इसमें से कुछ पैसा हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, रिजर्व्स में चला जाता है कुछ पैसा मेरा, कुछ पैसा हम इंटरिम डिविडेंड बांट देते हैं, राइट। ये प्रॉफिट टैक्स के बाद ही होगा। और उससे पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, जो देना है वो पैसा भी अलग कर लेते हैं, रिजर्व्स में डाल दिया, इंटरिम डिविडेंड बांट दिया। इफ पिछले साल हमने कोई प्रॉमिस किया था डिविडेंड देने का और करंट ईयर में भी प्रॉमिस कर रहे हैं, तो इट इंप्लाइज कि हमने पहले पिछला प्रॉमिस को फुलफिल किया है और फिर करंट ईयर वाला प्रॉमिस नेक्स्ट ईयर में करेंगे, दैट इज प्रपोज डिविडेंड। तो जो पिछले साल प्रपोज डिविडेंड किया था वो हम करंट ईयर बांटेंगे, प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर वो दिया होगा, राइट। उसके बाद कभी कभी हमारा इफ हमने करंट ईयर में प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया तो लास्ट ईयर भी बनाया होगा और टैक्स लाइबिलिटी उतना नहीं बना है तो वो क्या होगा, पैसा रिफंड आ जाता है। तो हमने टैक्स के लिए पैसा अलग किया था प्रॉफिट में से, तो वो जो रिफंड आ रहा है वापस कहां चला जाएगा, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही ऐड हो जाएगा, बाय इनकम टैक्स रिफंड। अब जो बचेगा बैलेंस सीडी, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग, जो कि हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। दिस वैल्यू इज शोन इन बैलेंस शीट एज ए क्लोजिंग बैलेंस। ईयर एंड में जो पीएनएल का वैल्यू आ रहा होता है ना बैलेंस शीट में, वो ये वैल्यू है। आई बात समझ में? तो इफ क्वेश्चन आपको बैलेंस शीट दे दे, क्वेश्चन आपको बैलेंस शीट दे दे, तो बेसिकली क्वेश्चन कौन सा फिगर दे रहा है पता है, ये वाला करंट ईयर का क्लोजिंग डिनोट्स ये वाला, और ओपनिंग बैलेंस क्या डिनोट करेगा, प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग।
तो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग, सपोज पिछले साल रिटेन्ड अर्निंग था 10,000 एंड करंट ईयर द रिटेन्ड अर्निंग इज 30,000। पिछले साल का बैलेंस था 10,000, करंट ईयर का बैलेंस आ रहा है 30,000। इसका मतलब क्या, हमने 20,000 का प्रॉफिट करंट ईयर में अर्न किया है। दैट मीन्स प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 20,000। सपोज द प्रीवियस ईयर पिछले साल पीएनएल का नेगेटिव बैलेंस था 10,000, राइट, नेगेटिव बैलेंस था 10,000। करंट ईयर द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इज 20,000। करंट ईयर द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इज 20,000। इसका मतलब क्या, हमने 30,000 रुपए पूरे साल में कमाए होंगे। यदि पिछले साल 10,000 नेगेटिव था, वहां से हम पॉजिटिव 20,000 पहुंच रहे, तो 10,000 नेगेटिव से 20,000 पॉजिटिव कैसे आओगे? 30,000 अर्न करोगे तभी तो 20,000 पॉजिटिव तक पहुंचोगे ना, राइट। तो दैट इज प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब उस प्रॉफिट में से हमने ये सारी कहानी किया होगा। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन जब बैलेंस शीट देता है, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट यूजिंग डायरेक्ट मेथड, ठीक है, क्योंकि हमें सबसे पहला एक्टिविटी जो दिखाना होता है वो कौन सा है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यदि मैं यहां से स्टार्ट, क्वेश्चन मुझे ये वैल्यू दे रहा है, क्या इसमें ये प्रॉफिट सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी को डिनोट करता है क्या? दिस प्रॉफिट इंक्लूड्स एवरीथिंग ऑफ माय बिजनेस, वेदर इट इज ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग, इवन कैश एज वेल एज नॉन कैश ऑल्सो। क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए आपने बिजनेस के सारे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स और एक्सपेंसेस को काउंट किया, इवन नॉन कैश एक्सपेंसेस को भी काउंट किया। इज इट क्लियर? लेकिन जब अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, हमें क्या चाहिए? ओनली कैश ट्रांजेक्शंस, नॉन कैश ट्रांजेक्शंस नहीं चाहिए। इज इट क्लियर? एंड जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी सॉल्व करते हैं तो हमें क्या चाहिए? सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। वी डोंट नीड रिटेन्ड अर्निंग, बट द प्रॉब्लम इज दैट क्वेश्चन में हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग होगा, राइट। तो यानी क्वेश्चन में मेरे पास ये है, तो सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में क्या निकालना पड़ेगा? मुझे पहुंचना पड़ेगा यहां तक, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक। मैं पहले पहुंचूंगा यहां तक। तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस स्टेज से इस स्टेज तक आने में आपको क्या करना पड़ेगा, बताइए। ये सारा आइटम मैं वापस ऐड बैक कर दूंगा, क्योंकि ये सारा मैंने क्या किया है? प्रॉफिट से माइनस किया है ना। तो जब मैं यहां खड़ा हूं, यहां से मुझे घूम के यहां पहुंचना है, राइट। तो जो चीजें मैंने माइनस की होगी वो क्या हो जाएगा? प्लस, और जो प्लस किया है वो, तो मैं यहां पहुंचूंगा ना लॉजिकली। तो हमें सबसे पहले निकालना होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर में इन चीजों को हम ऐड बैक करेंगे और इसको माइनस करेंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लॉजिक समझ में आया क्यों ये इनडायरेक्ट बोला जाता है? क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट डेटा ही नहीं है। हम देखो नीचे से ऐसे ऐसे करके चले, यानी क्या था? ये इनडायरेक्ट ही हुआ ना, डायरेक्ट थोड़ी ना है। तो हम यहां तक तो पहुंच गए। जब हम यहां तक पहुंच जाते हैं तो बेसिकली हम यहां तक पहुंच चुके हैं। लेकिन यहां तक पहुंचने में क्या ये प्रॉफिट मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी को डिनोट कर रहा है क्या? दिस प्रॉफिट इंक्लूड्स माय नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और नॉन ऑपरेटिंग तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में जाता है, हमें तो सिर्फ ऑपरेटिंग चाहिए ना। इसका मतलब इस वैल्यू में भी लोचा है। तो इस वैल्यू से मुझे पहले कहां तक पहुंचना पड़ेगा? मुझे पहुंचना पड़ेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले ही मुझे क्या चाहिए? ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एड बैक होगा, एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। इस स्टेज से मैं फिर ऐसे 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 यहां तक पहुंच जाऊंगा।
राइट, इनडायरेक्ट हुआ ये भी। तो यानी हम क्या करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड बैक करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को माइनस करेंगे, इससे मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। यानी अब मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी सॉल्व करना स्टार्ट कर सकता हूं। बट द प्रॉब्लम इज दैट इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी, एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाते हैं एज पर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जब लेकिन हमने ये कैलकुलेट किया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इट इंक्लूड सर्टेन नॉन कैश ट्रांजेक्शंस आल्सो। तो मुझे सिर्फ अब मैं नॉन कैश ट्रांजेक्शंस को हटा दूं तो जो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचेगा मेरा क्या होगा, कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा ना। आई बात समझ में? तो मुझे सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट है तो क्या चाहिए, सिर्फ कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे, इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या हटा देंगे, नॉन कैश ट्रांजेक्शन। कैसे हटाएंगे, क्योंकि यहां पहुंचने के लिए माइनस हुआ होगा, तो जब आप रिवर्स इनडायरेक्ट जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सारे नॉन कैश को प्लस कर दो तो हम कहां पहुंच जाएंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंच जाएंगे। इज इट क्लियर? कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंच गए, चलो यहां तक समझ में आता है। तो यानी कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपने बिजनेस का ऑपरेटिंग इनकम्स ले लिया जो कैश में मिला, और आपने बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ले लिए जो आपने कैश में पे किया। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? लेकिन क्या आपने वो सारी चीजें ली क्या, और भी तो पैसा आना जाना होता है, जैसे डेटर से कितना पैसा आया, क्रेडिटर को कितना पेमेंट किया, कोई भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स था, आई मीन करंट लाइबिलिटी था, उसका पेमेंट, वो सब तो नहीं लिया ना हमने, क्योंकि वो भी तो ऑपरेटिंग ही होता है। डेटर से पैसा आना, क्रेडिटर को पेमेंट करना, दिस इज ऑल्सो एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, पैसा आ रहा जा रहा है ना। इज इट क्लियर? लेकिन क्या पीएनएल में वो सब है क्या, ट्रेडिंग अकाउंट में वो सब है क्या, नहीं है ना। इसका मतलब हमें उनको कंसिडर करना पड़ेगा। अब उनको कंसिडर करने के लिए कहां जाऊंगा मैं, मुझे जाना पड़ेगा बैलेंस शीट में, ठीक है। और कहां से उठाऊंगा, अब देखो बात करता हूं मैं बैलेंस शीट, टी शेप ही बना रहा हूं, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, राइट। अब समझते हैं कि क्या क्या होता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में हम क्या क्या दिखाते हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, तीसरा होता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। चलो वो कोई काम का इतना रहेगा नहीं, बट शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब शेयर कैपिटल या तो बड़ा होगा या तो कम होगा, या इंटैक्ट होगा, या तो इंक्रीज हुआ होगा या डिक्रीज हुआ होगा या फिर सेम रहा होगा। अब चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, शेयर कैपिटल क्या मेरा ऑपरेटिंग होता है क्या, शेयर कैपिटल में तो बढ़ना और कम होना इज माय फाइनेंसिंग। यहां तो हम पैसे रेज करने की तो बात कर रहे हैं। इज इट क्लियर? तो ये पूरा का पूरा मेरे को क्या डील करवाता है, तो ऑपरेटिंग से इसको मतलब ही नहीं है। रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑलरेडी हमने कंसीडर कर लिया, ये सब जो रिवर्स किया था, ये सब रिजर्व्स एंड सरप्लस की कहानी आप कर रहे थे, तो ये कहानी हो चुका है। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस हेल्प कर रहा था मुझे ऑपरेटिंग सॉल्व करने में। नॉन करंट लायबिलिटी क्या क्या आता है इसमें, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये सारे आते हैं। इज इट क्लियर? अब नॉन करंट लायबिलिटी बेसिकली बोरोइंग्स इसकी की बात करता है ज्यादातर, तो ये भी मेरे को क्या हेल्प करता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, करंट लायबिलिटी मतलब डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी की बात करता है, जैसे कि आपका क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बैंक ओवरड्राफ्ट। बट शॉर्ट टर्म बोरोइंग इज माय फाइनेंसिंग। अब यहां पे क्या आ गया, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज हो सकता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हो सकता है, राइट। अब शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स तो क्या है, बोरोइंग्स है, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। लेकिन ट्रेड पेबल क्या है मेरा, ऑपरेटिंग है ना। तो यहां पे मुझे ट्रेड पेबल मदद करेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी को सॉल्व करने के लिए, कितना पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर आपने किया। अदर करंट लायबिलिटी एग्जांपल,
इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, unclaimed dividend, outstanding expenses, these are my other current liabilities. ठीक है, इनका पेमेंट हम क्या करते हैं, बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटी में ही करते हैं, तो ये मेरा ऑपरेटिंग है. शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, इसमें क्या आता है, प्रोविजन फॉर टैक्स. लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्स तो ऑलरेडी हमने कंसिडर कर लिया यहाँ पे, तो जब आप रिवर्स गए होंगे वो ऑलरेडी काउंटेड है. आई बात समझ में? यानी डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी में और अदर देन इनकम एंड एक्सपेंसेस कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, दैट प्योरली मेरा यहां से डील करता है. करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, जो मेरे को विद इन 12 मंथ में पैसा आता है और जाता है उसी को हम करंट बोलते हैं, राइट? तो ये मेरा ऑपरेटिंग का पार्ट है. लेकिन नॉन करंट एसेट्स, इसमें क्या होता है, पीपी, मेजरली पीपी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. लेकिन इसमें जितना भी दिखाओ, हमारा मेन मकसद होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर अर्निंग इंक्रीज करना. इज इट क्लियर? तो ये पूरा का पूरा किससे डील करता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. इसीलिए जब आप इनडायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग एक्टिविटी को सॉल्व करते हो, जस्ट कैश फ्लो या फिर ऑपरेटिंग कैश, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कैश वाला है वो निकालना इज नॉट एनफ. हमें क्या करना पड़ेगा, बिजनेस के बाकी इनफ्लोज और आउटफ्लोज को भी कंसिडर करना है. और बाकी इनफ्लोज और आउटफ्लोज बोले तो करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज को भी कंसिडर करना है, तब जाके मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म होता है. दैट्स माय इनडायरेक्ट मेथड. उल्टा चलना रहेगा. इज इट क्लियर? ऑलरेडी हमने फॉर्मेट बनाया इनडायरेक्ट मेथड, एक बार समझते हैं क्या उसमें हमने यही सारे बातें डिस्कस करी है क्या. ये देखो, सबसे पहले इनडायरेक्ट मेथड में शुरुआत कहां से करनी है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम. अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यदि क्वेश्चन में पीएनएल दिया हुआ है तो डायरेक्टली दिखाई देगा आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स. क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, तो क्या हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स डायरेक्टली मिल जाएगा क्या? हाँ, फेस ऑफ द पीएनएल में तो लिखा रहता है प्रॉफिट फॉर द ईयर लेस प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स. तो हमने स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल जब बनाना सीखा था तो वहां पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स डायरेक्टली मिल जाएगा, कोई कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है. लेकिन इफ क्वेश्चन बैलेंस शीट देगा तब तो क्या दे रहा है, वो रिटेन्ड अर्निंग दे रहा है. तो हमें सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक पहुंचना है, और अभी डिस्कस किया था कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक कैसे पहुंचेंगे. इज इट क्लियर? तो अवर स्टार्टिंग पॉइंट इज दिस अंडर इनडायरेक्ट मेथड. इज इट क्लियर? तो ये सारी चीजें ऐड होगी और ये माइनस हो जाएगा. यहां तक क्लियर है? फिर यहां तक तो पहुंच गए, फिर क्या करना था, यहां तक पहुंचने के बाद ब्रेक दे दूं? चलो ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक. क्या चीज? अच्छा देखो, सबसे पहले क्या है, इनडायरेक्ट मेथड में प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए अपने को एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम. प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक पहुंच गए तो अपन को क्या करना था, सारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स और एक्सपेंसेस को एलिमिनेट करना है, सो दैट वी रिच टू द ऑपरेटिंग प्रॉफिट. लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कौन सा चाहिए, कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए. तो उसके लिए हमें क्या हटाना पड़ेगा, नॉन कैश आइटम्स भी हटाने पड़ेंगे. दैट्स वाई देखो नेक्स्ट इनडायरेक्ट मेथड में क्या सजेस्ट किया गया एस3 में, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन मॉनिटरी आइटम्स, सॉरी नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स. नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का मतलब इट इंक्लूड्स बोथ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस. नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. क्यों हटाना पड़ता है, लॉजिक समझ में आया होगा. बिकॉज हम लोग यहां तक है, यहां से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी सॉल्व करने के लिए सारे नॉन ऑपरेटिंग तो हटाने पड़ेंगे, राइट? प्लस सारे नॉन कैश आइटम्स भी अपने को हटाना पड़ेगा, तभी जाके कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगा हमारा. इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आ रहा है क्या कि हमने क्यों नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का एलिमिनेशन किया. रिवर्स जा रहे हैं तो एक्सपेंसेस सारे एडबैक होंगे और इनकम सारी माइनस होगी. इज इट क्लियर? एक्सपेंसेस एडबैक होता है और इनकम्स माइनस होगी. इज इट क्लियर? यहां तक प्रॉब्लम नहीं है. तो एक बार हमने वो कर लिया तो हमें क्या मिल जाएगा, कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या फिर हम लोग वी कैन से ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. अब वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है जो डे टू डे बिजनेस की एक्टिविटी वाला कैपिटल, राइट?
तो कैपिटल का मतलब बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा। बैलेंस शीट में वर्किंग के लिए कौन सा है, करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। तो वी नीड टू टेक डिफरेंसेस ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। अब करंट लाइबिलिटी जब भी बढ़ता है अपना, तो बिजनेस में पैसा आता है या जाता है, बिजनेस में पैसा आ रहा होगा, ठीक है, इनडायरेक्टली बिजनेस में पैसा आ रहा होगा। सिमिलरली करंट लायबिलिटी जब कम होती है तो मतलब पैसा जा रहा है, पे ऑफ कर रहे हैं। उसका उल्टा होता है करंट एसेट्स के साथ में। इफ करंट एसेट्स कम हो रहा है इसका मतलब पैसा आया है, डेटर से पैसा मिला होगा, और करंट एसेट्स बढ़ रहा है इसका मतलब आउटफ्लो ऑफ कैश। इज इट क्लियर? तो अपने को क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इफ वो सब भी अपन काउंट कर लेंगे इसका मतलब हमने बिजनेस की सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी को काउंट कर लिया। हमने हमारे ऑपरेटिंग इनकम्स ले लिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ले लिए, फिर अदर ऑपरेटिंग चीजें भी ले ली, क्योंकि सिर्फ इनकम और एक्सपेंस से पैसा आता जाता नहीं है, इवन नॉर्मल भी तो पैसा इनफ्लो और आउटफ्लो होता है, डेटर और क्रेडिटर वगैरह से। तो वो सारे ट्रांजेक्शन भी आप ले लोगे तो आपको मिल जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर इनकम टैक्स पेड एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। देन क्वेश्चन के अंदर में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होगा तो वो अपन माइनस कर देंगे, फिर इनकम टैक्स माइनस कर देंगे। इनकम टैक्स भी कौन सा, जो आपने क्रिएट किया है वो वाला नहीं, जो आपने ड्यूरिंग द ईयर पे किया है वो वाला। एक्चुअल में जितना पैसा का आउटफ्लो हुआ है वो वाला इनकम टैक्स आप लोग माइनस करोगे। इज इट क्लियर? इफ हमने वो हटा दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इफ पॉजिटिव आ रहा है देन फ्लो, नेगेटिव आएगा तो यूज्ड। बस ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही अपने को दिमाग में रखना है, बिकॉज इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग कुछ भी नहीं है, जैसा अभी तक किया था वैसा ही उसमें होने वाला है, ठीक है। एक बार फिर से ऑपरेटिंग एक्टिविटी रिवाइज करते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले क्या निकालना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकलेगा कैसे, एप्रोप्रिएशन के आइटम्स को रिवर्स करना है। एप्रोप्रिएशन के आइटम को रिवर्स हम एक अमाउंट के साथ करेंगे, दैट इज प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर कैसे निकलेगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल है और जो मेरा ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल है उनका जो डिफरेंस है वही तो मेरा प्रॉफिट फॉर द ईयर है। उसमें एप्रोप्रिएशन के आइटम्स को मैं रिवर्स कर दूंगा, यानी जो जो माइनस हुआ था, माइनस नॉर्मली क्या क्या होता है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर नॉट करेंट ईयर। बिकॉज करेंट ईयर के प्रपोज डिविडेंड का तो हम अकाउंटिंग करते ही नहीं है। ऑलरेडी हमने बैलेंस शीट जब बनाया था देखा था कि नेक्स्ट 31 मार्च के बाद जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है उसको अपन क्या करते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाते हैं। इज इट क्लियर? एंड देन एक आइटम एड बैक लेस हो जाएगा, दैट इज इनकम टैक्स रिफंड। तो ये अप्रोप्रिएशन वाले आइटम्स थे, तो हम पहुंच जाएंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद क्या करना है, जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसको एड बैक करोगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को माइनस करोगे, जितने भी नॉन कैश एक्सपेंसेस या लॉसेस थे उसको एड बैक कर दोगे, तो हमें मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद अपन क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल चेंजेस करेंगे। अब वर्किंग कैपिटल में क्या आता है, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, राइट। अब करंट लायबिलिटीज बढ़ेगा तो क्या मानेंगे, इनफ्लो ऑफ कैश, और करंट लायबिलिटीज कम होगा तो आउटफ्लो ऑफ कैश। करंट एसेट्स बढ़ेगा तो आउटफ्लो ऑफ कैश, करंट एसेट्स कम होगा तो इनफ्लो ऑफ कैश। उल्टा होता है, करंट एसेट्स में उल्टा है और करंट लायबिलिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। इज इट क्लियर? उसका अब उसमें भी क्या ध्यान रखना है, करंट लायबिलिटीज में क्या नहीं लेना, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स नहीं लेना, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं लेना। व्हाई? वो सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं लेना। और ऑलरेडी डायरेक्ट मेथड में हमने सीखा था कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या क्या आता है, राइट। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, डिमांड डिपॉजिट, करंट इन्वेस्टमेंट जो हाईली लिक्विड है फॉर ए पीरियड ऑफ लेस देन 3 मंथ्स, बट क्या, नो रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू। इफ रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू है तो वो कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं होगा, डायरेक्टली कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। आई बात समझ में? इफ इतना कुछ कर लेंगे तो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म। क्वेश्चन में दो ही तरीका होगा, या तो क्वेश्चन आपको बैलेंस शीट देगा और सर्टेन एडजस्टमेंट्स देगा, या फिर क्वेश्चन आपको पीएनएल देगा विद एडजस्टमेंट देगा।
लेकिन इनडायरेक्ट मेथड का रोल ही वही आता है व्हेन यू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट आफ्टर प्रिपेयरिंग योर पीएनएल एंड बैलेंस शीट। तब हमारे पास कोई अदर ऑप्शन है ही नहीं, हमें इनडायरेक्ट मेथड ही फॉलो करना पड़ेगा। बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट बिफोर पीएनएल एंड बैलेंस शीट देन वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन बाय डायरेक्ट मेथड। समझ में आया? यहां तक कंसेप्ट क्लियर है? इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में कुछ है नहीं, तो ये क्लियर है। नॉर्मली वी यूज इनडायरेक्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट बिकॉज इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल एंड बैलेंस शीट। ये क्लियर है? फिर ये सारा हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस कर लिया था। बैलेंस शीट वाला पार्ट ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट सॉल्व करते हैं और आपको बैलेंस शीट विजुअलाइज करना नहीं आता है, कौन सा आइटम किधर जाएगा ये आपको नहीं पता है, तो फिर सिली मिस्टेक कर बैठेंगे अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो ध्यान रखना, नॉन करेंट एसेट्स जितने भी है उसका इफेक्ट मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाता है, राइट? करंट एसेट्स का ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। जो रेड कलर से किया है वो ऑपरेटिंग, जो ब्लैक से वो इन्वेस्टिंग, जो ग्रीन से वो फाइनेंसिंग, राइट? तो करंट एसेट्स में जितना भी इफेक्ट है वो ऑपरेटिंग में जाएगा, लेकिन उसमें से कौन सा हटा देना है? करंट इन्वेस्टमेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बिकॉज वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट होता है। देन करंट लायबिलिटीज में क्या नहीं लेना? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स नहीं लेना। इज इट क्लियर? नॉन करंट लायबिलिटी पूरा का पूरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा मेरा। रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑपरेटिंग एक्टिविटी, शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आई बात समझ में? क्लियर है? इतना ही कुछ लिखा था आपने, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक कैसे पहुंचेंगे। जो जो चीजें हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन में माइनस कर रखा था उसको ऐड बैक कर देंगे, और जो ऐड किया उसको माइनस कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली अपन पहुंच जाएंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक। यहां तक क्लियर है? बाकी ठीक है। पॉइंट नंबर 2 एक ध्यान में रखना कि कभी कभी क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स दिया हुआ है, करंट ईयर का क्लोजिंग प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स दिया हुआ है, बट क्वेश्चन आपको ये नहीं बता रहा कि आपने ड्यूरिंग द ईयर कितना पे किया है। तो जो हमने पिछला साल प्रोविजन बनाया होगा वो करंट ईयर में पे हो गया, और जो करंट ईयर का क्लोजिंग है वो हमने करंट ईयर में क्रिएट किया होगा। इज इट क्लियर? जो प्रीवियस ईयर वाला प्रोविजन बनाया होगा वो हमने सरकार को पे कर दिया, और जो करंट ईयर का क्लोजिंग है वो हमने ड्यूरिंग द ईयर क्रिएट किया है, ये मान के चलना है। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? और सिर्फ एक ही डेटा दिया हुआ रहेगा तो हम ये मानेंगे जितना ओपनिंग था उतना ही क्लोजिंग बैलेंस है, जितना ओपनिंग प्रोविजन था उतना ही आपका क्लोजिंग प्रोविजन है। इज इट क्लियर? ये समझ में आया? अब इसी चीज को देखो क्वेश्चन के साथ समझते हैं। आपका बुक में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10 होगा, वहां पे बैलेंस शीट दिया हुआ है और कुछ एडजस्टमेंट्स भी दिया हुआ है, उससे समझने की कोशिश करते हैं कि करेंगे कैसे इस टाइप का क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ योर स्टडी मेट वो निकालिए। देखो एकदम बेसिक क्वेश्चंस वाले से नहीं गया हूं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है तो आराम से करेंगे साथ में तो हो जाएगा, बस समझना पड़ेगा पहले। ठीक है? हमें बनाना क्या है इस क्वेश्चन में? पूरा का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। पेज नंबर इज 11.116 11.116। ठीक है? एक तो चीज क्या करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, राइट? अब थोड़ा तरीका देखते रहना कि कैसे अपन फटाफट एक बार में करेक्ट होगा। क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया हुआ है, नोट्स टू अकाउंट्स दिया हुआ है, 4 एडिशनल पॉइंट्स दिया हुआ है, राइट? पहला एडिशनल पॉइंट्स, depreciation at the rate 25% was charged on the opening value of plant and machinery। यानी something is given related to plant and machinery, है ना? तो जब भी ध्यान रखना इनडायरेक्ट मेथड पे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे एंड देयर इज एडजस्टमेंट, हम पहले उनसे रिलेटेड लेजर ड्राफ्ट करेंगे और डेटा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्या क्या डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे पहला पॉइंट है प्लांट एंड मशीनरी, मैं सिर्फ वहां लिख देता हूं कि प्लांट एंड मशीनरी में पॉइंट नंबर 1 है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एट द ईयर एंड one old machine costing 50,000
was sold for 35,000. Purchase was also made at the year end. ये भी तो पॉइंट नंबर 2 भी किससे रिलेटेड है? प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड है ना, राइट? तो अब एक चीज समझना, हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी पे कुछ पॉइंट है, तो क्यों ना हम उसका वर्किंग नोट बनाएं? क्यों वर्किंग नोट बनाना जरूरी है? क्योंकि जब भी एडजस्टमेंट होगा, इफ आप वर्किंग नोट बनाओगे तो कुछ ना कुछ मिसिंग डेटा निकलेगा। क्या निकल सकता है कि ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना परचेज किया, वो निकल सकता है। सेल वाला क्वेश्चन में बता रखा है तो ऑब्वियसली क्या निकलेगा? परचेज। इफ क्वेश्चन परचेज बताएगा तो हमें सेल्स का डेटा निकाल सकते हैं। तो बहुत कुछ, सेल या परचेज कितना किया, क्योंकि जब तक ये नहीं पता होगा आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सॉल्व कैसे करोगे? बिकॉज पिछले साल, एक तो यहां पे ध्यान रखना ये डेट्स, प्रीवियस ईयर कौन सा है, करंट ईयर कौन सा है। पहला कॉलम करंट ईयर का है, सेकंड कॉलम प्रीवियस ईयर का है। तो सोचो पिछले साल प्लांट एंड मशीनरी कितना था, लास्ट ईयर प्लांट एंड मशीनरी कितना था हमारे पास बिजनेस में? 5 लाख। प्लांट एंड मशीनरी बाबा, आपसे पीपीई का टोटल नहीं पूछा, वहां पे पीपीई का नोट नंबर है, नोट नंबर 4। तो नोट्स टू अकाउंट्स बनाया था ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का चैप्टर में, बैलेंस शीट बना रहे थे तब। तो नोट्स में जाओ, वहां देखो क्या क्या दिया हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी कितना वैल्यू था प्रीवियस ईयर, और करंट ईयर का क्लोजिंग, इसका मतलब क्या 2 लाख का हमने परचेज किया? ये तो गलत इंटरप्रिटेशन हो सकता है। ये इंटरप्रिटेशन तब सही बैठता जब आपके पास एडजस्टमेंट्स नहीं होते। इज इट क्लियर? अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाएंगे। तो कैसे बनता है प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट? पहले ओपनिंग, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस है, वर्किंग नोट में ये अकाउंट बना के दिखाना पड़ेगा। हाँ, ये आपका वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया। हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 1 में क्या बोला था? डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑन द ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना था? 5 लाख। तो डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड में लिखते हैं, बाय डेप्रिसिएशन 5 लाख का 25%, 1,25,000। क्लियर है? फिर पॉइंट नंबर 2 में क्या बोला? सेल किया आपने, कॉस्ट कितना था, और बुक वैल्यू 20,000, यानी 30,000 का डेप्रिशिएट हो चुका है ऑलरेडी सेल डेट तक, और हमने डेप्रिसिएशन का एंट्री कर लिया जिसमें बिजनेस का सारा एसेट्स काउंट हो गया। अब 30,000 बुक, सॉरी 20,000 बुक वैल्यू वाली एसेट आप कितने में बेच रहे हो? 35,000 में बेच रहे हैं ना? तो बेच रहे हैं तो पैसा आएगा, बाय बैंक। क्या इससे फायदा हुआ? 20,000 की एसेट 35,000 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट है। टू प्रॉफिट ऑन सेल 15,000, लेजर मैच हो गया हमारा, आई मीन डबल एंट्री हो गया है। ठीक है, डुअल इफेक्ट हो चुका है। इसके बाद क्या? बस अब इसके बाद क्या है, हमारा लेजर मैच होना चाहिए। डेबिट साइड का टोटल है 5,15,000, और क्रेडिट साइड का 8,55,000, मैच तो नहीं कर रहा है। तो सोचो क्या हो गया ऐसा, परचेज किया होगा ना हमने। इफ माय क्रेडिट साइड हायर है डेबिट साइड से, मतलब क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट ज्यादा है, तो क्लोजिंग ज्यादा हो कैसे सकता है? खरीदा होगा हमने। कितना का खरीद लिया? ये कब खरीदा हमने? ईयर एंड में परचेज किया है, तो इस एसेट पे डेप्रिसिएशन करना ही नहीं है हमें। हमने इस वैल्यू को तो डेप्रिशिएट कर दिया जितना का भी एसेट्स था,
लेकिन अभी अभी ये जो खरीदा है क्या इस पे डेप्रिसिएशन लगाया है क्या? नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि आपने ये कब परचेज किया है? ईयर एंड में परचेज किया। जब मैंने खरीदा ही ईयर एंड में है तो क्यों डेप्रिशिएट होगा? इसका डेप्रिसिएशन तो नेक्स्ट ईयर होगा। हमने 31 मार्च को खरीदा है तो कोई डेप्रिसिएशन होगा ही नहीं। क्लियर है? समझ में आया? ये सारा डेटा मुझे काम आने वाला है। अब इसमें से जो डेटा आया है कहाँ कहाँ जाएगा मुझे ये बताओ। डेप्रिसिएशन नॉन कैश में चला जाएगा जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी सॉल्व करेंगे। देन 35,000 कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो ऑफ कैश। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो ऑफ कैश, एसेट बेच के पैसा आया ना। देन प्रॉफिट ऑन सेल 15,000 कहाँ जाएगा? इट्स अ नॉन कैश। ठीक है, जस्ट अकाउंटिंग एंट्री को मैच करने के लिए यूज किया। 35,000 काउंट कर लिया ना इनफ्लो, तो ये 15,000 तो जस्ट अकाउंटिंग प्रोस्पेक्ट है। डेबिट क्रेडिट को मैच करने के लिए आप यूज करते हो। यस, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम इसको माइनस कर देंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको माइनस कर देंगे। इट्स अ नॉन कैश आइटम। देन टू बैंक 3,45,000 ये कहां जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो ऑफ कैश। आउटफ्लो ऑफ कैश। समझ में आया? इतना डेटा हमने फाइंड आउट किया है। सिर्फ डेटा फाइंड आउट करना इज नॉट एनफ, ये पता भी होना कि वो कैश फ्लो में कहां जाएगा ये भी जरूरी है। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है? तो हमारा पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया। पॉइंट नंबर 3 किससे रिलेटेड है? इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो ये जो पेड ड्यूरिंग द ईयर है ये कहां जाता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में। लेकिन ड्यूरिंग द ईयर हमने कोई प्रोविजन बनाया भी तो होगा। बैलेंस शीट देखो कहीं पे तो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स दिया हुआ होगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर में क्या है? प्रोविजन फॉर टैक्स। अब देखो टैक्स से रिलेटेड डेटा है ना, लेजर बनाएंगे। देखो मैं डायरेक्ट में निकाल सकता हूं, बट आपकी सहूलियत के लिए आपसे 1 मार्क का भी सिली मिस्टेक नहीं हो, एडजस्टमेंट है तो उसका वर्किंग नोट बना। हर चीज क्लैरिटी से समझ में आएगा। ठीक है, अब हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे? प्रोविजन फॉर टैक्स इज ए लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस है? ओपनिंग बैलेंस है आपके पास 70,000। क्लोजिंग बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर कितना पे कर दिया? नीचे दिया हुआ था ना एडजस्टमेंट में, पे किया है 50। तो एक बात सोचो, 70,000 का प्रोविजन था, पे किया आपने 50 ही, और क्लोजिंग प्रोविजन अभी भी 1 लाख है। तो क्या हो गया? हमने प्रोविजन क्रिएट किया है। कितना रुपए का क्रिएट किया है? 80,000 का क्रिएट किया है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 80,000 बैलेंसिंग फिगर। क्लियर है? तो एक बात बताओ, इस अकाउंट को बना के जो जो डिटेल निकाला है हमने, टू बैंक बाय पीएनएल कहाँ कहाँ जाएगा? टू बैंक ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनकम टैक्स पेड बोल के चला जाएगा, और बाय पीएनएल वाला प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के टाइम उसमें ऐड हो जाएगा। अरे नहीं, नॉट वर्किंग कैपिटल चेंजेस। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जब आप निकालते हो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर में हम प्रोविजन फॉर टैक्स दिखाते हैं ना, तो ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना प्रोविजन बनाया? 80,000। यही तो दिखाया होगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो जब आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करोगे तो उसमें ये 80,000 एड बैक हो जाएगा। आई बात समझ में? लास्ट पॉइंट किससे रिलेटेड है? तो लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस कितना था? 6 लाख। ओपनिंग बैलेंस 4 लाख। तो एक चीज सोचो, 4 लाख साल के शुरू में था, ईयर एंड में 6 लाख है, तो इंक्रीज हुआ है। क्वेश्चन खुद बोल रहा है पॉइंट में, ये इंक्रीज किस वजह से हुआ है? कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, और ये कंप्लीट कब हुआ है? ईयर एंड में हुआ है, जिसको मुझे क्या करना है?
डेप्रिशिएट करना ही नहीं है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग गॉट कंप्लीटेड ऑन 31st मार्च, हेंस नो डेप्रिसिएशन मे बी चार्ज ऑन द सेम। तो हम कुछ डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं करेंगे, क्योंकि बिल्डिंग जब बन के रेडी हो जाएगा उसी पुट टू यूज। बचपन में डेप्रिसिएशन फाउंडेशन में पढ़ा होगा, 11 में पढ़ा होगा। तो हमारा डेप्रिसिएशन कब स्टार्ट होता है? जिस दिन आप एसेट रेडी टू यूज है या फिर पुट टू यूज है। इज इट क्लियर? तो जब तक एसेट आधी अधूरी बनी हुई है तब तक तो डेप्रिशिएट होता भी नहीं है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि आपकी जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो कब कंप्लीट हुई है? ईयर एंड में। तो जब ईयर एंड में कंप्लीट हुई है तो नेक्स्ट ईयर से डेप्रिशिएट होना स्टार्ट होगा। इज इट क्लियर? तो वो जस्ट एक इंफॉर्मेशन है, उसका कुछ भी नहीं करना। बट एक चीज करना होगा, क्या? 4 लाख से 6 लाख हुआ है तो 2 लाख का आउटफ्लो ऑफ कैश भी तो हुआ होगा। अरे यदि आपने बिल्डिंग कंप्लीट किया है तो बिल्डिंग बनाने में पैसा तो लगा होगा ना। 4 लाख पहले ही लग चुका था और 2 लाख लगे होंगे, तभी तो जाके क्लोजिंग बैलेंस 6 लाख हुआ है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो ऑफ कैश आएगा 2 लाख का। ईच एंड एवरी इंटरप्रिटेशन जरूरी है। आपका जो ये प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का जो डिफरेंस है ना, इसका इंटरप्रिटेशन आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? समझ में आया? तो यानी हमने पॉइंट्स तो सारे सॉल्व कर दिए, पॉइंट्स सारे सॉल्व हो गए। अब इनडायरेक्ट मेथड स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? कैसे निकलेगा? सबसे पहले चाहिए प्रॉफिट फॉर द ईयर। उसके लिए मुझे रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाना पड़ेगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस में नोट नंबर 1 लिखा हुआ है। गो टू योर नोट नंबर 1। उसमें क्या क्या दिया हुआ है? जनरल रिजर्व दिया हुआ है, पीएनएल अकाउंट का वैल्यू दिया हुआ है। तो पीएनएल अकाउंट के जो डिफरेंस लेंगे उससे मुझे प्रॉफिट फॉर द ईयर मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर पीएनएल का बैलेंस था 60, करंट ईयर में 1 लाख है, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना हुआ? प्रॉफिट फॉर द ईयर 40,000। ये ठीक है। फिर ये तो हमने क्या निकाला है? करंट ईयर का प्रॉफिट निकाला, लेकिन इसमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन के आइटम्स को डालना है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आइटम्स में नॉर्मली नॉर्मली क्या क्या होता है? जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। क्या जनरल रिजर्व है क्वेश्चन में? है। पिछले साल 1.5 लाख था, करंट ईयर में 2 लाख हो गया। भाई ये बड़ा कैसे होगा? मेरे करंट ईयर के प्रॉफिट से ही उधर गया होगा, कहीं और से आया होता तो क्वेश्चन खुद बोलेगा। और क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा, हमारा जनरल रिजर्व इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस हमने करंट ईयर के प्रॉफिट में से कुछ पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, राइट? तो वो एड बैक हो जाएगा मेरा। जनरल रिजर्व हो गया। और क्या क्या था? 3 आइटम्स और थे। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में थोड़ी दिखाते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स, तो जो ड्यूरिंग द ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया, लेजर बनाया था ना, कितना प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया था? 80,000, वो एड बैक हो जाएगा। क्लियर है? और क्या था? इंटरिम डिविडेंड पेड, प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर। क्या क्वेश्चन में कहीं पे भी पॉइंट में डिविडेंड के बारे में बोला है क्या? अदर करंट लाइबिलिटीज में है। क्या ड्यूरिंग द ईयर हमने कोई इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है क्या? पे किया है क्या? वो तो डिविडेंड पेबल है अदर करंट लाइबिलिटीज में, यानी ये पिछला साल ही अकाउंटिंग हो चुका है, बस हम करंट ईयर में पे कर रहे हैं उसको, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में चला जाएगा। लेकिन क्या करंट ईयर के पीएनएल से आया है क्या? ये तो लास्ट ईयर ही बुक हो चुका है। तो क्या करंट ईयर के पीएनएल अप्रोप्रिएशन में सिर्फ 2 चीज आता है? इंटरिम डिविडेंड एंड प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर। क्वेश्चन में कहीं पे भी ना तो इंटरिम डिविडेंड के बारे में लिखा है, ना ही प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर के बारे में लिखा है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आई बात समझ में? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले हम लोग लिख देंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और वर्किंग नोट से ये निकाल के वहां वैल्यू लिख देंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो यहाँ वर्किंग नोट में बना सकते हैं। ये मेरा वर्किंग नोट नंबर 1 2 कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, करंट ईयर का नेट प्रॉफिट कितना है? 40,000।
प्लस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। वो ब्रैकेट में दिखा सकते हैं ना? हाँ दिखा सकता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके। इसमें नोट नंबर कॉलम आएगा क्या? हाँ नहीं, ब्रैकेट में वर्किंग नोट लिख दिया। हाँ दिस इज नॉट नोट, दिस इज वर्किंग नोट। जब हम इसको उधर पुट करेगा तो ब्रैकेट में लिख देगा वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग। हाँ नोट नंबर कॉलम लिखिए। नोट इज डिफरेंट, नोट इज अ पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट वर्किंग नोट जस्ट वर्किंग है। कोई कुछ लोग बनाएंगे, कुछ लोग नहीं बनाएंगे, कुछ का अपना तरीका होगा, कुछ का अपना तरीका होगा, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट तरीका नहीं है वर्किंग दिखाने का। तो वर्किंग आप अपने हिसाब से करते हो। तो बस हम कुछ कुछ फिगर्स के लिए रेफरेंस डाल देते हैं कि यदि चेकर को लगता है कि हमने कोई चीटिंग किया है तो भैया आप जाके देख लो, मैंने वर्किंग नोट नंबर 1 या वर्किंग नोट नंबर 2 में ये वैल्यूज फाइंड आउट किया है, मेरे कंसेप्ट क्लियर है, तो वो उसके बेसिस पे मार्क्स दे देते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना, फिर प्रोविजन फॉर टैक्स कितना बनाया, तो टोटल हो गया 1,70,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स। समझ में आया? ग्रो मोर लिमिटेड, ये हमारे वर्किंग नोट्स थे। अपन क्या करेंगे, कंपनी का नाम ग्रो मोर लिमिटेड, कैश फ्लो स्टेटमेंट for the year ended 31st of March X1 cash flow from operating activity, इधर ब्रैकेट में लिख देना इनडायरेक्ट मेथड, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं चाहिए होता है। इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहले क्या चाहिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके लिए हमने वर्किंग नोट नंबर 3 बनाया था, रेफरेंस दे देंगे, कितना आया था 1,70,000। और कौन सा आइटम था, अरे वो तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में दिखाते ही नहीं है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्या होता है, नेट प्रॉफिट के बाद का ट्रांजैक्शन। नोट्स में पॉइंट नंबर 1 जो लिखा है ना, आपका नोट पॉइंट नंबर 1 में जो लिखा है ना ऐसे, हाँ उस हिसाब से नोट
प्रॉफिट बिफोर टैक्स में तो हमने कहीं नहीं लिखा। अपने नोट्स निकालिए पॉइंट नंबर 1। ये ना क्या चीज? हाँ, तो इसमें कहाँ था प्रॉफिट और सेल ऑफ एसेट? इसमें तो सिर्फ पीएनएल अप्रोप्रिएशन वाली चीजें हैं। तो जब अपन बैलेंस शीट से पहले पीएनएल तक पहुंच रहे हैं तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन वाले आइटम्स को रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना होता है? हम पीएनएल तक तो पहुंच गए। अब नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश को उड़ाना है, राइट? तो एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग। अब नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग कहाँ मिलेगा? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग दो जगह मिलेंगे, समझना बाबा, समझो। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक तो एडजस्टमेंट्स में से मिलेंगे मुझे, जैसे एडजस्टमेंट में मिला था मुझे डेप्रिसिएशन, तो वो तो नॉन कैश है ना। कितना था डेप्रिसिएशन? वर्किंग नोट बनाया था आपने बाबा, कितना? 1,25,000। वो एड बैक हो जाएगा। यहां आप रेफरेंस लिख सकते हो, वर्किंग नोट नंबर 1 बनाया था ना, प्लांट एंड मशीनरी। फिर उसी के अंदर क्या आया था? प्रॉफिट फ्रॉम सेल या फिर गेन ऑन सेल ऑफ, गेन फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी 15,000। और कोई ऐसा आइटम एडजस्टमेंट्स में जो हमने पीएनएल में दिखाया हो, ऐसा कोई आइटम जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है जो हमने पीएनएल में शो किया हो? नहीं है, राइट? तो अब हमें ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढेंगे? एक तो एडजस्टमेंट देख लिया, फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए हिडन इंफॉर्मेशन होता है। कहीं पे भी बैलेंस शीट में, कहीं पे भी बैलेंस शीट में इफ परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज, तो अपने को इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो देखो क्या बैलेंस शीट में कहीं पे भी परसेंटेज है क्या? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का नोट नंबर 2, डिवेंचर्स लिख दिया नॉर्मल, परसेंटेज तो नहीं है, मतलब ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट का कोई एंट्री नहीं हुआ होगा। और वैसे भी यहाँ पे लिख भी दी गया, क्या दिया? इशूड एट द एंड ऑफ ईयर। तो डिबेंचर्स जो इंक्रीज हो रहे हैं वो हमने कब इशू किया है? एंड ऑफ ईयर। तो ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट भी नहीं देना। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग के लिए पहला तो है एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट से डेटा निकलेगा। सेकेंडली हिडन इंफॉर्मेशन, हिडन इंफॉर्मेशन होगा जैसे कोई भी परसेंटेज वगैरह दिया हुआ है, दैट्स एन हिडन इंफॉर्मेशन। परसेंटेज दिया हुआ रहता है तो हमें इंटरेस्ट पेड या रिसीव्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा। आई बात समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? एक बार वो हाँ लिख लिया वहाँ जाइए। वो गेन फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी हाँ, वो क्यों है? नॉन कैश आइटम है तो हम तो वो हटा देंगे ना। नॉन कैश समझ लो या नॉन ऑपरेटिंग समझ लो, गेन फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी तो हमने पीएनएल में दिखाया है। हम नॉन ऑपरेटिंग तो यहाँ से तो हटेगा ना ये। हम तो ऑपरेटिंग सॉल्व कर रहे हैं, नॉन ऑपरेटिंग है मतलब इन्वेस्टिंग में जाना चाहिए, तो इन्वेस्टिंग में दिखाएंगे इसको। ओके, इसलिए यहाँ से माइनस कर। हाँ, क्योंकि हमारे पास जो ये पैसा है, ये पैसे में तो नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश दोनों है ना, तो वो हटाऊंगा तभी तो मेरे पास सिर्फ ऑपरेटिंग वाला पार्ट बचेगा। क्लियर है? तो और कोई ट्रांजेक्शन है नहीं, तो मेरे पास ये क्या आ गया?
ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। $2,80,000। क्लियर है? इसके बाद अपन क्या करते हैं? एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और वर्किंग कैपिटल चेंजेस के लिए हमें हमारा करंट लायबिलिटीज एंड करंट एसेट्स देखना है। एडजस्टमेंट्स फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के लिए क्या देखना है? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल का मतलब ही होता है डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो बैलेंस शीट में चलते हैं भाई। करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स है। ट्रेड पेबल्स 820 था जो कि 7 लाख हो गया, तो डिक्रीज हो रहा है, मतलब आउटफ्लो 1,20,000। तो डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 1,20,000, आउटफ्लो ऑफ कैश तो माइनस में होगा। करंट लायबिलिटी का डायरेक्ट रिलेशन होता है, कम होगा तो पैसा जा रहा है, बढ़ेगा तो पैसा आ रहा है, और करंट एसेट्स में उल्टा है। ठीक है? अब करंट लायबिलिटीज में और कौन सा है? अदर करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटी का नोट नंबर 3, उसमें क्या दिया हुआ है? डिविडेंड पेबल। तो एक डिविडेंड पेबल था, हमने पे कर दिया, तो डिविडेंड पेबल किधर जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। क्लियर है? तो यहां दिखाएंगे नहीं। देन तीसरा है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। उसमें क्या था? प्रोविजन फॉर टैक्स, तो वो तो हम काउंट कर चुके। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में काउंट कर लिया और बाद में इनकम टैक्स पेड बोल के दिखाना है। इज इट क्लियर? तो करंट लायबिलिटी का काम खत्म। करंट एसेट्स में क्या क्या है? इन्वेंट्रीज क्या हो रहा है? इंक्रीज, मतलब पैसा आ रहा है या जा रहा है? खरीदा होगा हमने। इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज कितने से? तो माइनस हो जाएगा, पैसा जा रहा है। फिर ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हो रहा है? मतलब क्या हुआ होगा? आया है डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स 2 लाख, पैसा आया तो प्लस। फिर तीसरा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, लेना है क्या? नहीं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स लेते नहीं हो, वो तो लास्ट में जाके होगा। नॉन कैश आइटम है ना, हमने पीएनएल में इसको दिखा रखा होगा। तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश बेसिस पे बनाते हैं। तो इस प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश दोनों हटाना होता है ना। तो जब मुझे हटाना है, प्रॉफिट निकाला होगा तो मैंने उस एक्सपेंस को माइनस किया होगा। प्रॉफिट तक आने के लिए, नेट प्रॉफिट तक आने के लिए मैंने डेप्रिसिएशन तो माइनस करके आया हूँ ना। तो अब जब मैं उल्टा जा रहा हूं तो मेरे को वापस डेप्रिसिएशन ऐड करूंगा, तभी तो ऑपरेटिंग कैश प्रॉफिट मिलेगा। इसलिए तो मैंने वो पीएनएल बनाया था, ताकि आप इससे कंफ्यूज ना हो कि जब अपन उल्टा जाते हैं क्यों माइनस कर रहे हैं क्यों प्लस कर रहे हैं। ठीक है? हाँ, तो ये क्या आ गया मेरा? ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर इनकम टैक्स पेड, बिफोर इनकम टैक्स पेड। $1,60,000। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्वेश्चन में था नहीं,
इसलिए वो टर्म ही नहीं यूज किया, सीधा इनकम टैक्स लिख दिया, माइनस इनकम टैक्स पेड वर्किंग नोट नंबर 2 से निकाला था 50,000, जो पे किया है वही माइनस होगा। तो ये क्या आ गया, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस 1,10,000। क्या चीज, इसमें ये माइनस करोगे, ये माइनस करोगे, ये प्लस करोगे तो क्या आएगा, हाँ हाँ पूरा करेंगे, समझ में आया, ऑपरेटिंग क्लियर है। देखो ऐसा नहीं है क्वेश्चन में रिदम आ जाएगा, टाइम लगेगा, अपन 7-8 क्वेश्चन साथ में करेंगे, ऑपरेटिंग मेन ऑपरेटिंग को समझना, वो समझ ले, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग तो सीधा सीधा होता है। अब इन्वेस्टिंग में क्या है, एकदम सिंपल सा है वो तो, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग के लिए हमें देखना है नॉन करंट एसेट्स, इन्वेस्टिंग के लिए देखना है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या है, एक है पीपी जिसका दिया हुआ है नोट नंबर 4, तो नोट नंबर 4 में पीपी में दो चीजें, एक प्लांट एंड मशीनरी और एक लैंड एंड बिल्डिंग। तो प्लांट एंड मशीनरी के साथ क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ है 2 लाख, एक है परचेज किया हमने, अकाउंट बनाया था ना हमने उसका, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वर्किंग नोट नंबर 1, कितना परचेज किया था, तो उतना आउटफ्लो है। एक है सेल ऑफ मशीनरी, 35,000 का इनफ्लो, तो प्लांट एंड मशीनरी का काम खत्म। अरे क्योंकि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में तो डायरेक्ट इनफ्लो और आउटफ्लो ही देखना है, यहाँ कोई नॉन कैश वन कैश से कोई रिलेशन ही नहीं है। देन क्या किया था, लैंड एंड बिल्डिंग, कंप्लीट किया था ना वो, तो कंप्लीट हुआ है तो पैसा खर्चा हुआ है मेरा, ठीक है। क्या नॉन करंट एसेट सारे आइटम हो गए क्या, नॉन करंट एसेट में एक पीपी था वो ले लिया, एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, पिछले साल जीरो था, करंट ईयर में क्लोजिंग में 1 लाख दिखा रहा है, मतलब हमने इन्वेस्टमेंट किया होगा, यानी इन्वेस्टमेंट परचेज किया हमने, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो आएगा। इन्वेस्टमेंट परचेज्ड 1 लाख, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ही पूरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, वो होते ही मुझे मिल जाएगा नेट कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 6,10,000। क्लियर है, कोई दिक्कत, फिर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए हम देखते हैं शेयर कैपिटल एंड नॉन करेंट लाइबिलिटीज। तो शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में कोई नोट्स टू अकाउंट्स तो है नहीं, तो शेयर कैपिटल 8 लाख था, 8 से 10 लाख हो गया,
8 से 10 लाख हो गया, तो मतलब क्या हुआ होगा? 2 लाख का फंड रेज हुआ है। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, 2 लाख का इनफ्लो। ठीक है, देन शेयर होल्डर फंड में और तो कुछ था नहीं, काम हो गया। नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी में क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 में क्या है? वो डिबेंचर है, तो हमने इश्यू किया तो पैसा आया होगा, बढ़ रहा है तो मतलब पैसा रेज किया है ना हमने। इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना रुपए का? 2 लाख। तो हमारा शेयर होल्डर फंड हो गया, नॉन करेंट लाइबिलिटी हो गया। अब एक चीज देखना, सुनो इधर, इधर देखो, ये हो गया, इसका इफेक्ट ले लिया, इसका इफेक्ट हो गया, इसका डन, अदर करेंट लाइबिलिटी का नहीं लिया। अदर करेंट लाइबिलिटी में क्या था? ट्रेड पेबल्स का वर्किंग कैपिटल चेंजेस में लिया ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। हर एक आइटम का इफेक्ट लेते जाना है, ठीक है। अब डिविडेंड पेबल तो रह गया, उसको दिखाओगे ना फाइनेंसिंग में। डिविडेंड पेबल कितना? 1 लाख, जो हमने पे कर दिया था। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत है क्या? थोड़ा दिक्कत है मुझे पता है, बट वो फर्स्ट क्वेश्चन में खत्म नहीं होगा। यू हैव टू गिव। तो पिछले साल का था ना, तो इस हाँ, साल तो हम पे लोग तो करंट ईयर में ही किया है, करंट ईयर में पे किया है। पिछले साल बुक कर लिया था लाइबिलिटी, करंट ईयर में पे किया है। तो जब पे करते कैश बेसिस तो क्या बोलता है? जब पैसा दिया तभी काउंट करना है, राइट। तो हम जब पैसा दे रहे हैं तो वो जाएगा तो फाइनेंसिंग में ही, तो बस फाइनेंसिंग में दिखा दिया। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? देखो थोड़ा बहुत दिक्कत है, मुझे पता है, रिदम नहीं आएगा इतना जल्दी। यू हैव टू गिव टाइम, ठीक है। जब तक आप मेरे साथ 5-7 क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर लोगे, करने का तरीका नहीं समझ में आएगा। और एक बार वो समझ में आ जाएगा, कैश फ्लो सबसे इजीएस्ट है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में पेशेंस रखना, जाके प्रैक्टिस करना। तो यहाँ पे क्या आ गया? नेट अच्छा, बैलेंस शीट देख रहे थे अपन। अब हमने अदर करंट लाइबिलिटीज का काम कर दिया, प्रोविजन फॉर टैक्स ले लिया था, पीपी डन, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट डन, इन्वेंट्रीज डन, ट्रेड रिसीवेबल्स डन। सिर्फ कैश इक्विवेलेंट बचा है, वो तो लास्ट में होता है। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 3 लाख। तो ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग को प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है? 2 लाख नेगेटिव। तो नेट कैश यूज्ड फ्रॉम 1 + 2 + 3, पूरा साल भर में नेट आउटफ्लो हो रहा है मेरा, प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। This should match with my closing balance. Closing cash and cash equivalent. नहीं, तो मैच हो गया। समझ में आया? थोड़ा बहुत बुद्धि में गया। फिर से बोल रहा हूँ, इफ यू थिंक कि एक क्वेश्चन में इनडायरेक्ट मेथड रिदम में आ जाए तो नहीं आएगा। नीड टू सॉल्व, घर जाके फिर से रिवाइज करना होगा, आपको फिर से लेके बैठना पड़ेगा।
जो नोट्स मैंने आपको दिए हैं उसको विजुअलाइज करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का सीक्वेंस 2-4 बार बोलना पड़ेगा, और फिर लॉजिकली मैंने जो बताया कि क्यों ऐसा होता है रिवर्स में, वाई हम लोग एड बैक कर रहे हैं, लेस करेंगे, हम नीचे से जा रहे हैं, रिवर्स जा रहे हैं, तो उल्टा करेंगे तो वैसा ही होगा, इनकम्स को माइनस करना होगा, एक्सपेंसेस को ऐड बैक करना है। क्लियर है? आई बात समझ में? तो प्रेजेंटेशन समझ में आया? इसी तरीके से एग्जाम में प्रेजेंट करोगे, वर्किंग नोट्स बनाओगे, जब भी एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है, ट्राई, जब आपका दिमाग फटाफट प्रोसेस करने लगे तब वर्किंग नोट का जरूरत नहीं है, जब तक नहीं कर रहा तब तक आपको वर्किंग नोट्स बनाना ही पड़ेगा। आई बात समझ में? क्लियर है? कुछ बेसिक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग घर पे ट्राई करोगे, इलस्ट्रेशन से ही दे रहा हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 8, इलस्ट्रेशन नंबर 8 ट्राई करोगे? क्या ऐसा घर पे कर पाओगे? चलो इसे पेट ही करो, फिर बाकी सारी चीज़ें तो विद द टाइम सीखोगे तब कर पाओगे। सिर्फ इलस्ट्रेशन नंबर 8 ट्राई कर लेना, जितना किया उतना रिवाइज करना, टाइम वेस्ट मत करो, ऑलरेडी बाकी सब्जेक्ट जो जो चल रहे हैं जिसमें पढ़ रखा है उसको रिवाइज करते रहो, ठीक है? यूटिलाइज द टाइम। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।